आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने अपने लिए ये शरबत तैयार किया है। इस शरबत को मैंने नींबू और शक्कर से बनाया है। आप भी ऐसे ही करते होंगे, जब गर्मी में बाहर से आते होंगे तो आपको भी ऐसे ही शरबत या नींबू पानी पीने की इच्छा होती होगी, तो आप भी जल में शक्कर, नींबू या कभी कभी नमक मिलाकर अपने लिए शरबत तैयार कर लेते होंगे। इस शरबत को पीने से बहुत अधिक राहत महसूस हो रहा है मुझे, और आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप ऐसे खट्टे मीठे शरबत का आनंद लेते होंगे। इस शरबत में हर जगह एक ही प्रकार का टेस्ट है, एक खट्टा मीठा बहुत ही प्यारा सा टेस्ट जो हमें ठंडक प्रदान करता है। ऐसे ही जब आप अपने प्रयोगशाला में जाते हो तो कई प्रकार के सॉल्यूशंस आप देख पाते हैं। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन है, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट की निश्चित मात्रा को जल में घोलकर बनाया गया है। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो पोटेशियम परमैंगनेट की निश्चित मात्रा को जल में घोलकर बनाया गया है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जिसको सोडियम क्लोराइड की निश्चित मात्रा को जल में घोलकर बनाया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसको कॉपर सल्फेट की निश्चित मात्रा को जल में घोलकर बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हम अपने प्रयोगशाला में देख पाते हैं, और हम ऐसा ही समझते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब जल में घोलते हैं तो विलयन तैयार हो जाता है, लेकिन वास्तव में विलयन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। हमारे आसपास जो वायु है वह भी विलयन है, हम जो गहने पहनते हैं सोने के वह भी विलयन है, जो हम बर्तन यूज़ करते हैं पीतल कांसा वह भी विलयन है, परफ्यूम जो हम लगाते हैं वह भी विलयन है, कोहरा यह भी विलयन है। तो देखा आपने कि विलयन का क्षेत्र कितना विस्तृत है। हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे प्रोसेस विलयन के रूप में ही घटित होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो एक जटिल द्रव है जिसमें कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्य जिसमें सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, साथ ही साथ सुक्रोज, यूरिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी उस जटिल द्रव में घुले होते हैं। विलयन का जो महत्व है वह उसके संगठन पर निर्भर करता है। हमारे जैविक तंत्र पर भी विलयन की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम देखें लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं, यदि उसको उसी समान सांद्रता के सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखा जाए तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि लाल रुधिर कणिकाओं को सोडियम क्लोराइड के कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन में रखा जाए तो वह फूल जाती हैं, और यदि लाल रुधिर कणिकाओं को उससे अधिक सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा जाए तो वे सिकुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांद्रता परिवर्तन का जैविक तंत्र पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जल में प्रेजेंट जो फ्लोराइड आयन की सांद्रता है उसका हमारे दांतों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है ये देख लेते हैं। जल में यदि 1 ppm सांद्रता प्रेजेंट है फ्लोराइड आयन का, तो वह हमारे दांतों के क्षय को रोकती है और दांतों के पीलेपन को भी रोकती है। लेकिन यदि इसी फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1.5 ppm हो जाए तो वह हमारे दंत क्षय का कारण बनती है, दांत के पीलेपन का कारण बनती है। तो इस प्रकार सांद्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो शुद्ध पदार्थ के रूप में नहीं है। कई चीज़ों का मिश्रण होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण देखते हैं। अब मिश्रण के प्रकार होते हैं समांगी एवं विषमांगी मिश्रण। तो आइए अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। समांगी मिश्रण ये जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, तो इसके हर भाग का संगठन एक समान है। इसमें कहीं भी सोडियम क्लोराइड अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक समांगी मिश्रण है जिसके हर भाग का संगठन एक समान है। यह सॉल्यूशन चॉक पाउडर एवं जल से बना हुआ है। इसमें चॉक पाउडर अलग से दिखाई दे रहा है और ऊपर का भाग अलग दिखाई दे रहा है। इसके हर भाग का संगठन एक समान नहीं है। इसी तरह से तेल और जल का मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन अलग अलग दिखाई दे रहा है, तेल का अलग लेयर है और जल का अलग लेयर है, तो यह एक विषमांगी
मिश्रण है। तो इस तरह से हम देखते हैं समांगी मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन एक समान होता है और विषमांगी मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसकी सांद्रता में कुछ सीमा तक परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह वास्तव में विलयन है। विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलायक विलयन का वह घटक होता है जिसमें विलेय के कण रहते हैं और विलायक की भौतिक अवस्था पर ही विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करती है। यदि विलायक द्रव है तो वह विलयन द्रव विलयन होगा, यदि विलायक गैस रूप में है तो विलयन गैसीय विलयन होगा और यदि विलायक ठोस रूप में है तो वह विलयन ठोस विलयन कहलाएगा। विलयन में प्रेजेंट जो कम मात्रा वाला घटक है वह विलेय कहलाता है। विलयन के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 25 ml एथिल अल्कोहल को 75 ml जल में घोला गया, तो 25 ml एथिल अल्कोहल विलेय है और जो 75 ml जल है वह यहाँ पर विलायक की तरह है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कम मात्रा में है वह विलेय है और जो अधिक मात्रा में है वह विलायक है। विलेय के कारण उस विलयन के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसमें इन जगहों पर विलेय के कण जो है वो वितरित हो जाते हैं, इसलिए विलेय के कारण विलयन के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विलेय जो कि विलयन में अल्प मात्रा में होता है और विलायक जो कि विलयन में अधिक मात्रा में होता है। यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि 36 ग्राम जल में 98 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तो इसमें से विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा? तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 36 ग्राम 98 ग्राम से बहुत कम है, तो जल यहाँ पर विलेय होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मोलों की संख्या के आधार पर विलेय और विलायक का पहचान करना है। जैसे जल के लिए मोलों की संख्या यदि ज्ञात करेंगे तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान जल के लिए, तो जल के लिए दिया गया द्रव्यमान है 36 और आणविक द्रव्यमान है 18, तो मोलों की संख्या प्राप्त हुई 2 मोल। इसी तरह से H2SO4 के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, H2SO4 का दिया गया द्रव्यमान और H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 98 और H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो भी आप जानते हो 98, तो यहाँ पर मोलों की संख्या प्राप्त हुई 1 मोल। तो यदि हम मोलों की संख्या के आधार पर यहाँ पर जल एवं H2SO4 के लिए पहचान करें कि जल यहाँ पर विलेय होगा या विलायक, तो जल के लिए मोलों की संख्या प्राप्त हुई है 2, यानी यहाँ मोलों की संख्या जल की ज़्यादा है तो जल विलायक है, जबकि H2SO4 के लिए मोलों की संख्या प्राप्त हुई है 1, तो H2SO4 यहाँ पर विलेय के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह के प्रश्न भी हमें समझने हैं कि जहाँ पर विलेय और विलायक की पहचान को हम मोलों की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। विलयन को विलायक की अवस्था एवं विलेय की प्रकृति के आधार पर हम मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं, द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। यहाँ पर विलायक यदि द्रव रूप में है तो वह द्रव विलयन होगा, विलायक यदि ठोस रूप में है तो वह ठोस विलयन होगा, विलायक यदि गैस रूप में है तो वह गैस विलयन होगा। यहाँ पर यदि द्रव विलयन है तो विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे। यदि विलयन ठोस विलयन है तो वहाँ भी ठोस, द्रव, गैस के आधार पर 3 प्रकार के विलयन प्राप्त होंगे। यदि विलयन गैस विलयन है तो वहाँ पर भी विलेय ठोस, द्रव, गैस के आधार पर 3 प्रकार के विलयन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल 9 प्रकार के विलयन हम देखेंगे। तो इन सभी विलयनों के प्रकार को हम अलग अलग उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गैस का गैस में, मतलब गैस विलायक के रूप में है, यानी यह पूरा विलयन जो है वो गैसीय विलयन होगा।
तो गैस का गैस में विलयन, तो हमारे आसपास जो वायु है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कई गैसेस होती हैं, तो यह एक प्रकार का विलयन है जो कि गैस का गैस में विलयन है। द्रव का गैस में विलयन, जैसे कोहरा, कोहरे में हम देखते हैं वायु में जल वाष्प रहता है, तो जल वाष्प यहाँ पर द्रव है और वायु यहाँ पर गैस है, तो यह एक गैसीय विलयन है, लेकिन किस प्रकार का? द्रव का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, जो हम कपूर जलाते हैं तो कपूर जलाने पर कपूर ठोस रूप में है, वह वायु में विलीन हो जाती है, तो यहाँ पर यह ठोस का गैस में विलयन हो गया। जब धुआं हम देखते हैं तो धुएं में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि ठोस रूप में है, तो यह भी एक प्रकार का विलयन है जो कि ठोस का गैस में विलयन है। अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन जहाँ पर विलायक द्रव है, और यहाँ भी हम ठोस, द्रव और गैस तीन प्रकार के जो वर्ग हैं उस आधार पर अलग अलग उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे गैस का द्रव में विलयन, जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है तो ऑक्सीजन यहाँ पर गैस रूप में है और जल जो कि द्रव रूप में है। सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, उसमें भी जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस के बुलबुले निकलते हैं, तो गैस द्रव में घुला हुआ है, तो यह एक प्रकार का ऐसा विलयन है जिसमें गैस द्रव में घुला हुआ है। द्रव का द्रव में विलयन, जब अल्कोहल को जल में घोला जाता है तो अल्कोहल और जल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इस प्रकार से द्रव का द्रव में विलयन तैयार हो जाता है। ठोस का द्रव में विलयन, बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने देखा, जैसे सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ठोस अवस्था में है और जल द्रव रूप में है। ग्लूकोज का जल में सॉल्यूशन, शक्कर का जल में बना हुआ विलयन, तो इस प्रकार से यह ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अगली कैटेगरी हम देखते हैं ठोस विलयन की, जहाँ पर ठोस विलायक के रूप में है। यहाँ गैस का ठोस में उदाहरण यदि हम देखें तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में अधिशोषण हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस रूप में है और पैलेडियम धातु जो है वो ठोस रूप में है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण एक प्रकार का ऐसा उदाहरण है जो कि गैस का ठोस में विलयन को बताता है। दूसरा हम देखते हैं द्रव का ठोस में विलयन, सोडियम अमलगम। सोडियम यहाँ पर ठोस रूप में है और पारा जो है यहाँ पर द्रव रूप में है, तो पारे का सोडियम के साथ बना हुआ अमलगम, यह होगा द्रव का ठोस में विलयन। अगली कैटेगरी है ठोस का ठोस में विलयन, जैसे पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। पीतल में कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है पीतल, और कांसा कॉपर एवं टिन का मिश्रण है। इसी प्रकार जो 22 कैरेट सोना है जिसका प्रयोग हम करते हैं गहनों में, वह भी एक प्रकार का विलयन है। घटकों के आधार पर भी हम विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी एवं चतुरंगी रूप से बांट सकते हैं। यदि विलायक एक है और विलेय भी एक है तो द्विअंगी विलयन, यदि विलायक एक है और विलेय दो है तो त्रिअंगी विलयन। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ेंगे। सांद्रता, किसी भी विलयन में जो सांद्रता होती है विलेय की, विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही हम सांद्रता पद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सांद्रता को व्यक्त करने के दो प्रकार हैं, एक तो उसे गुणात्मक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और मात्रात्मक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। जब उसे गुणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। तनु विलयन जहाँ पर विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन कहलाते हैं। इसी प्रकार सांद्र विलयन जहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसे हम सांद्र विलयन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कई बार तनु एवं सांद्र विलयन के आधार पर हम किसी भी सॉल्यूशन की जो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है या सांद्रता पद को हम सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस आधार पर हम सांद्रता पद को जब व्यक्त करते हैं तो मात्रात्मक दृष्टि से भी इसको वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। तो मात्रात्मक दृष्टि से जब इसे वर्गीकृत किया जाता है तो द्रव्यमान आधारित कुछ पद हैं और कुछ आयतन आधारित पद हैं। द्रव्यमान आधारित जो सांद्रण पद हैं
उसमें द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाज, ppm या पार्ट्स पर मिलियन एवं मोललता। इसी प्रकार जो आयतन आधारित सांद्रण पद है उसमें मोलरता, आयतन प्रतिशत एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इस आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं सांद्रण पदों का। और किसी भी विलयन में जब हम विलेय की सांद्रता को व्यक्त करते हैं उसके कई तरीके होते हैं। विलेय की सांद्रता को हम जैसे ग्राम प्रति लीटर में कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या या विलेय की ग्राम में मात्रा। तो इस तरह से हम सांद्रण पद को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम विभिन्न सांद्रण पद को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की वह संख्या जो द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित होती है। इसे हम सरल भाषा में कैसे समझेंगे कि विलयन के 100 भागों में या विलयन के 100 ग्राम में उस विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी होती है। इसे हम W/W से व्यक्त कर सकते हैं। इसका जब सूत्र हम लिखेंगे तो जिस भी घटक का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे प्रथम घटक या विलेय के या विलायक के, तो उस घटक के द्रव्यमान को लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणा 100। तो घटक A का द्रव्यमान यदि निकालना है, घटक A का द्रव्यमान प्रतिशत यदि निकालना है, तो घटक A का द्रव्यमान विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। वैसे ही घटक B का द्रव्यमान या मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान निकालना है, तो घटक B का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घटक B का द्रव्यमान और कुल विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इस प्रकार हम किसी भी विलयन में प्रेजेंट जो विलेय और विलायक की जो मात्रा है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास 20% NaCl W/W लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा। 20% यानी 100 में 20 ग्राम डिज़ोल्व है सोडियम क्लोराइड का, तो 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 80 ग्राम जल है। यदि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जल में बना हुआ है तो 80 ग्राम यहाँ पर जल है और कुल विलयन का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम। तो 20% NaCl W/W का अर्थ है कि 20 ग्राम NaCl डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार हम द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा सांद्रण पद है आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। विलेय का ml में आयतन जो विलयन के 100 ml में घुली हुई हो। इसे भी हम V/V यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि विलेय का जो आयतन है वो हम मिलीलीटर में ले रहे हैं और पूरे विलयन को भी हम 100 ml के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे भी हम सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस विलयन में 2 घटक हैं A एवं B, तो A के लिए जो आयतन प्रतिशत हमें निकालना है तो A का आयतन प्रतिशत बराबर होगा VA/VA प्लस VB इंटू 100। VA प्लस VB दर्शाता है कि पूरे विलयन में कुल जितने भी घटक हैं उसका कितना आयतन है। तो VA/VA प्लस VB इंटू 100। वैसे ही जब दूसरे घटक का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो B घटक का आयतन प्रतिशत बराबर होगा VB/VA प्लस VB इंटू 100। तो इस तरह से हम दूसरे घटक का भी आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये लिखा है 25% एथिल अल्कोहल V/V, इसका अर्थ है कि 25 ml एथिल अल्कोहल 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो टोटल जो सॉल्यूशन का आयतन होगा वो 100 ml और जो 25 ml एथिल अल्कोहल है वह 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर 25 ml एथिल अल्कोहल है और 75 ml जल है। तो 25% एथिल अल्कोहल V/V का अर्थ ये होगा। अब हम अगला सांद्रण पद देखते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जैसा नाम से स्पष्ट है कि विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय के ग्रामों की संख्या
जो कि विलयन के 100 ml में घुली हुई है। इसे यदि सूत्र के रूप में हम देखें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। यदि हम इसे एक उदाहरण से समझें कि 10% सोडियम कार्बोनेट W/V लिखा है, इसका अर्थ होगा कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। तो यहाँ पर जो 10% W/V सोडियम कार्बोनेट है, वहाँ पर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का आयतन लिया गया है 100 ml। इस प्रकार के जो सांद्रण पद का प्रयोग अक्सर फार्मेसी में या जो हम घरों में दवाई लाते हैं उसमें सांद्रण पद लिक्विड जैसे W/V के रूप में लिखा रहता है। अगला सांद्रण पद हम देखते हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश को x से दर्शाया जाता है। मोल अंश या मोल प्रभाज का अर्थ है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी दोनों घटक विलेय और विलायक दोनों घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात कहलाएगा मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश को जब हम ज्ञात करते हैं तो हम किसी भी एक घटक के लिए मोल अंश निकाल सकते हैं। यदि विलयन में 2 घटक हैं तो दोनों घटकों के लिए हम मोल अंश की गणना कर सकते हैं। तो जैसे यदि किसी विलयन में A एवं B 2 घटक हैं तो A घटक के लिए मोल प्रभाज यदि निकालेंगे तो XA बराबर NA यहाँ पर A के मोलों की संख्या बटा NA प्लस NB, मतलब उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या A एवं B के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या दोनों का अनुपात उस एक घटक के मोल प्रभाज को दर्शाता है। इसी तरह से यदि घटक B का मोल प्रभाज निकालेंगे तो XB बराबर NB बटा NA प्लस NB। तो यहाँ पर NB B घटक के मोलों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ मोलों की संख्या को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलों की संख्या बराबर जिस घटक को भी हम लेते हैं उस घटक का द्रव्यमान बटा उसका आणविक द्रव्यमान। यदि हम A घटक के मोलों की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो जैसे Na बराबर WA अपॉन Ma, Na मतलब A घटक के मोलों की संख्या बराबर WA A घटक का द्रव्यमान बटा उस A घटक का आणविक द्रव्यमान। इसी तरह से B घटक के मोलों की संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं NB बराबर WB अपॉन MB। तो NB यहाँ पर B घटक के मोलों की संख्या होगी और WB उस B घटक के का द्रव्यमान और MB उस B घटक का आणविक द्रव्यमान होगा। मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन एक विमा रहित राशि है। किसी भी विलयन में कुल जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का योग, यानी अगर A और B 2 घटक हैं, बाइनरी सॉल्यूशन यदि हम बात करें तो XA प्लस XB यदि देखा जाए दोनों का योग हमेशा एक ही होता है। यदि 2 से ज़्यादा घटक है तो भी मोल अंश जो देखते हैं मोल अंश का योग इकाई ही होता है या एक ही होता है। जैसे यदि 2 घटक है तो XA प्लस XB इक्वल टू 1, 3 घटक है तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम मोल अंश की गणना कर सकते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे यदि हमारे पास प्रश्न है कि 4 मोल अल्कोहल को 6 मोल वाटर में घोला गया है। अल्कोहल का 4 मोल है और उसको 6 मोल जल में घोला गया है और उसके आधार पर उन घटकों के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। प्रत्येक घटक के लिए मोलों की संख्या हम यहाँ पर मोलों की संख्या दी हुई है। जैसे 4 मोल अल्कोहल और 6 मोल वाटर है, तो हम किसी भी एक घटक के या दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालते हैं तो X अल्कोहल यानी X अल्कोहल का मोल प्रभाज दर्शाता है बराबर उस अल्कोहल के मोलों की संख्या दी हुई है 4 मोल बटे में होगा कुल मोलों की संख्या, यानी उस विलयन में जल भी है और अल्कोहल भी है तो 4 धन 6।
तो 4/4 धन 6 मतलब 4/10 बराबर आएगा 0.4। ये हो गया अल्कोहल के लिए मोल प्रभाज। इसी तरह से हम गणना कर सकते हैं जल के लिए मोल प्रभाज, क्योंकि जल के मोलों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ जल का मोल प्रभाज, जैसे अगर हम x जल लिखते हैं तो वह जल के मोल प्रभाज को दर्शा रहा है। जिस घटक के लिए मोल प्रभाज निकालते हैं उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे 6 जल के लिए है 6 मोलों की संख्या, तो 6 बटा कुल मोलों की संख्या यानी 6/4। तो यहाँ पर 6/10 तो बराबर होगा 0.6 मोल प्रभाज जो है वो जल के लिए मोल प्रभाज होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में तो हमने देखा कि मोलों की संख्या दी हुई है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हम देखेंगे जहाँ पर मोलों की संख्या नहीं दी हुई है, तब हम सूत्र के आधार पर उसको गणना कर सकते हैं कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। जैसे हमने देखा कि Na = WA/MA। इसी तरह से बी घटक के लिए NB = WB/MB से गणना कर सकते हैं। विलयन में बेंजीन 30% द्रव्यमान के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यहाँ WA बराबर 30 ग्राम जो बेंजीन का द्रव्यमान है और बेंजीन का आणविक द्रव्यमान Ma 78। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 70 ग्राम, आणविक द्रव्यमान 154। 30% बेंजीन का अर्थ है कि 30 ग्राम 100 ग्राम विलयन का एक भाग है, जहाँ 30 ग्राम बेंजीन का द्रव्यमान और 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान है। बेंजीन के लिए मोलों की संख्या का सूत्र Na बराबर WA/MA। बेंजीन के लिए WA 30 बटा बेंजीन का आणविक द्रव्यमान 78, तो 30/78 बराबर 0.38। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या का सूत्र NB बराबर WB/MB। WB यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान जो कि 70 ग्राम है, MB कार्बन टेट्राक्लोराइड का आणविक द्रव्यमान 154। 70/154 बराबर 0.45। बेंजीन का मोल प्रभाज XA का सूत्र है Na/Na+NB, अर्थात Na बेंजीन के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, जिसमें बेंजीन के मोलों की संख्या भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या भी है। बेंजीन का मोल प्रभाज बराबर 0.38 बटा 0.38 धन 0.45 बराबर 0.46 बेंजीन का मोल प्रभाज प्राप्त होता है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहेंगे तो XA + XB = 1, XB = 1 - XA। 1 - XA, XA यहाँ पर बेंजीन का मोल प्रभाज है, तो 1 - 0.46 = 0.54 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज है।